देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 से कराना है हमको। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3 है, क्लास 12 है। एक्सरसाइज जो चल रही है मैट्रिसेस, एक्सरसाइज कौन सी है? 3.2। इसके 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन करा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसमें क्या दिया है? ए इज इक्वल टू दिया है हमको। पहले ए की वैल्यू दी है, मतलब मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है। गिवन क्या है? मैट्रिक्स ए। ठीक है, क्या गिवन है? रो वाइज लिखेंगे। 0 -10 α/2 और ये 10 α/2 और 0, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2, क्योंकि मैट्रिक्स ए भी 2x2 ऑर्डर की है, यानी 2x2 ऑर्डर की है, तो हमको जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स मानना होगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानना होगा, वो ऑर्डर 2 मानना होगा। इसमें बोल भी दिया है कि जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स लेना है उसका ऑर्डर 2 होना चाहिए। अब आपको शो क्या करना है, यानी आई को भी आपको क्या लेना होगा? 2x2 ऑर्डर की। 2x2 ऑर्डर का मतलब हुआ कि 1 0 0 2 1। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है या शो करना है? क्या शो करना है? शो करना है ये कि अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए ऐड कर दिया जाए तो ये बराबर आएगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स ए घटा दिया जाए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और पहली इक्वेशन का LHS लेते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, जो पहली इक्वेशन है उसका LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के बाद पार्ट कितना है? आई प्लस ए। आई है आइडेंटिकल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए जो है वो आपका जो मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में। चलो फिर लिखते हैं इसको। आई प्लस ए इज इक्वल टू, आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 1। मैट्रिक्स ए कितना है? ए हमारे पास दिया ना, ये 0 -10 α/2 और ये 10 α/2। यहाँ पे क्या है? 0। अब इन दोनों को हम क्या करना है? एडिशन करना है। करो एडिशन। जब एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? एडिशन करने में क्या होता है, अगर हमें दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये भी 2x2 ऑर्डर की है, ये भी 2x2 ऑर्डर की है। ठीक, अब जो एलिमेंट है उसके साथ जो इक्वल में, मतलब जिस एलिमेंट में पोजीशन पे ये है, जो उसकी पोजीशन पे होगा दूसरी मैट्रिक्स का, उसी के साथ एडिशन होगा। यानी ये A11 में है तो ये भी A11 में है, तो दोनों का एडिशन होगा, यानी 1 का एडिशन 0 के साथ तो 1 आएगा। ठीक, 0 का एडिशन -10 अल्फा के साथ आएगा तो क्या आएगा? -10 अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद 0 का एडिशन 10 अल्फा के साथ आएगा तो क्या आएगा? 10 α/2। 1 का एडिशन 0 के साथ आएगा तो क्या आएगा? ये 1 आएगा। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 हमने माना ऊपर, तो इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको। अभी आगे देखेंगे, अगर कुछ और यूज होगा तो और करेंगे। अब क्या करें? RHS पार्ट ले लो इक्वेशन नंबर 1 का। कलर चेंज कर लेते हैं।
इक्वेशन नंबर 1 का RHS पार्ट ले लेते हैं, लिख दो इन इक्वेशन फर्स्ट टेकिंग RHS का मतलब हुआ राइट हैंड साइड का पार्ट। क्या दिया है, ये इक्वल है आई में ए को घटा दें और ये जो मैट्रिक्स बन के आएगा उसका मल्टीप्लाई किससे कर दें, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब करते हैं इसको। चलो यहाँ से लिखो, यहाँ से आई जो मैट्रिक्स है मेरा क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। क्या है ये, 1 0 0 1। ठीक है, इसमें कौन सा मैट्रिक्स घटाएंगे, ये वाला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कितना है, देख लो ये कितना है, 0 tan अल्फा बाई 2। ठीक है, ये tan अल्फा बाई 2, देखो ये माइनस है tan अल्फा बाई 2 तो माइनस लगा दो, अगर कहीं लोचा कर दोगे तो फिर लग जाएंगे। तो ये tan अल्फा बाई 2 0, तो ये मैट्रिक्स ए है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमको, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करना है ये वाली मैट्रिक्स के साथ। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये वाले पार्ट को। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में क्या करना है, इसको घटाना है। तो 1 में 0 घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 0 में ये माइनस का घटेगा, कहीं गड़बड़ हो गई, सही है। 0 में ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा tan अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 में ये घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का tan अल्फा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 में 0 घटेगा तो कितना आएगा, 1। तो एक ये मैट्रिक्स आ जाएगा और बाकी इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है इसका। कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अल्फा है, सही से लिखना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे का कॉलम, इनका मल्टीप्लाई करें, इधर ही सामने लिख देते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा के साथ तो आ जाएगा कॉस अल्फा, प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा प्लस tan अल्फा का मल्टीप्लाई होगा, tan अल्फा का मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा के साथ। tan अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, साइन अल्फा। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट आ गया। अब दूसरा एलिमेंट के लिए क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई होगा दूसरे के लिए, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला तो ले ही चुके हैं, ये ले लो। अब ये वाला कॉलम देखो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट के साथ होगा, -1 का मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन अल्फा के साथ तो क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, tan अल्फा का मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा के साथ, tan अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 का किसके साथ, कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट अल्फा है वो वहाँ पे, इतना समझदारी का दिखाना काम। एक मिनट, थोड़ी समझदारी यहाँ पे दिखा दो, क्योंकि वो एक ब्रैकेट छोटा एक बड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड लेना है, सेकंड मैट्रिक्स, सॉरी सेकंड रो इसका, ये देखो ये। अब इसका मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, इसके साथ जहाँ लाइन खींची हमने, तो इसका एलिमेंट करो, -tan अल्फा का कॉस अल्फा के साथ आएगा तो कितना आएगा,
माइनस का tan अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ आएगा, गलत हो गया थोड़ा, ये माइनस tan अल्फा का कॉस अल्फा के साथ आएगा ना, यहाँ पे कॉस अल्फा आएगा क्योंकि इसका एलिमेंट का इसके साथ होगा ना, कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखो प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा साइन अल्फा के साथ, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये वाली में कलर चेंज कर लो, काला ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। ये मैट्रिक्स, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये देख लो माइनस tan अल्फा का माइनस साइन अल्फा से होगा तो क्या आएगा, प्लस का साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 का मल्टीप्लाई कॉस के साथ तो प्लस का कॉस अल्फा। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, चलो फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं ना इक्वल में। देखो ये क्या है, कॉस अल्फा है, इसको ऐसे ही लिख दो कॉस अल्फा को। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं कॉस अल्फा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 है तो इसको लिख सकते हैं tan अल्फा बाई 2 है, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटू लगाओ, ये वाले को क्या लिख देंगे, साइन साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 cos a और cos b। साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 cos a cos b। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, जो फार्मूला की वजह से साइन अल्फा बाई 2 इसको लिख दो, क्योंकि यहाँ पे साइन 2a करोगे तो अल्फा बाई 2 हो गए। ठीक है, और ये cos अल्फा बाई 2। ठीक, ये इसका हो गया। अब इसमें आ जाओ, नीले वाले में नीला ही कलर ले लो, जिससे कन्फ्यूजन ना हो कि इसका पार्ट नहीं है, ये अलग है। यहाँ पे माइनस साइन अल्फा बाई 2 है, इसको क्या करोगे, इसको यही लिख दो। क्योंकि तोड़ना पड़ेगा तभी बनेगा, चलो लिखो पहले। तो यह तो यही रहेगा साइन अल्फा बाई 2, सॉरी अल्फा अल्फा बाई 2 कहाँ रहेगा, अल्फा साइन अल्फा जो है वैसे ही लिखो, साइन अल्फा है तो उसको ऐसे ही लिखो। यहाँ पे देखो टेन को इसको चेंज करो, ठीक, इसको चेंज करो तो टेन अल्फा बाई 2 को लिख सकते हो, टेन अल्फा बाई 2 को लिख सकते हो देखिए जरा इसको अभी क्या करें, अभी इसको वो ना करें क्योंकि काट देंगे तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे ना। अभी इसको सिंपल से लिखते हैं जैसा है, ये वाला इसको ओपन नहीं करते, केवल टेन को चेंज करते हैं किसमें, साइन और कॉस में, बाकी सब ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट, पहला पार्ट जो है हमारा उसको ऐसे ही लिखते हैं। देखो कौन सा था, ये वाला, यहाँ पे जो ये था कॉस अल्फा, पहले पार्ट को इसको देखो, यहाँ पे ये वाले पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 को लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा बाई 2 को ऐसे लिख दो, साइन अल्फा ऐसे लिखो। ठीक है, उसको नहीं हटाना। चलो अब ये सेकंड में आ जाओ, सेकंड के लिए नीला कलर ले लेते हैं जो जौन सा है। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन अल्फा, इसको ऐसे लिखो, टेन को फिर चेंज कर दो, यहाँ पे टेन को क्या लिख सकते हो, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे कॉस अल्फा उसको ऐसे लिखो। ठीक,
अब नीचे आ जाओ, ये इसके लिए ब्लैक कलर ले लो, नीचे आने के लिए माइनस साइन अल्फा को क्या लिखना है, साइन अल्फा बाई टू को, सॉरी टेन अल्फा बाई टू को साइन अल्फा बाई टू डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, यहाँ पे कॉस अल्फा इसको ऐसे लिखो, प्लस साइन अल्फा इसको ऐसे लिखो। ठीक है, अब इसके लिए देख लो, इसके लिए ये अलग कलर ले लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा बाई, साइन अल्फा इसको ऐसे लिखो, टेन अल्फा बाई टू को लिखोगे साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, प्लस कॉस अल्फा। ठीक, ये हमारा हो गया ये। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब कोई सा भी ले लो, ये ले लेते हैं सीधे। अब हमको क्या है, पहले एलसीएम लेना है, पहले इसमें ले एलसीएम ले लो। तो ये क्या आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा। ठीक है, नीचे डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में जो आएगा वो आएगा वन बाई कॉस अल्फा, अल्फा बाई टू। ठीक है, इसको इधर ही लिखिए, इसको इधर लिख दो क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी ना फिर। इसको डिवाइड में इधर लिख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू। अब देखो इसको लिखना है, ये आलेगा, इसको सॉल्व करना है। ये माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा पहले, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इधर प्लस क्या आएगा, साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा है। अब लगा दो मैट्रिक्स का निशान, यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, सेम आएगा, कॉस अल्फा नीचे कॉस अल्फा बाई टू। अब इधर आ जाओ, इसमें ब्लैक वाले में यहाँ पे लो, तो क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू डिवाइड क्या आएगा, कॉस अल्फा बाई टू। सब में कॉस अल्फा बाई टू ही डिवाइड आएगा। अब इसमें देख लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो पहले, यहाँ पे साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बाई टू डिवाइड कितना आएगा, कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे बढ़ो, इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, साइन ए, जो हमारे पास फार्मूला कौन से होते हैं, फार्मूला हमारे पास होता है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी होता है। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, पहले लिख देते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है ये लिख देते हैं। ठीक है, इसको देखो, पहले फार्मूला लिख देते हैं, क्या होता है ये देख लो। चलो पहले हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, वी नो डैट, क्या फार्मूला जानते हैं, फार्मूला हम ये जानते हैं कि कॉस ए प्लस कॉस बी, और ये क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी। ठीक है, यहाँ पे जब प्लस होता है तो माइनस आता है, साइन ए साइन बी। एक फार्मूला ये होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है ये वाला, क्या, साइन ए माइनस बी।
साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यही दो फार्मूले लगाने हैं हमको अंदर इस टेबल में। ठीक है, अंदर लगाओ इसको, ये दो फार्मूले यूज होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर का पार्ट देखो यहाँ पे क्या है, ये अल्फा ए की जगह कितना है, अल्फा है, बी की जगह कितना है, अल्फा बाई 2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये फार्मूला हो जाएगा आपके पास कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी वाला होगा ना। समस्या ये है कि ये फार्मूला जो है कॉस ए माइनस बी का होता है, ये हमारा क्या है, माइनस वाला है। अब देखो एक फार्मूला और लिखना पड़ेगा इसमें, तो इसको तो पहले रब करें ना, क्योंकि हमने प्लस वाला लिख दिया, माइनस वाला यहाँ लगेगा, तो ये हटाओ, यहाँ पे एक और लिख दो, क्योंकि ये जो फार्मूला हम लोगों को ऊपर लग रहा है वो प्लस वाला लग रहा है, यहाँ पे हमने माइनस का लिख दिया है। ये भी होता है फार्मूला, लेकिन ये यहाँ पे यूज नहीं है, यहाँ पे जो यूज है वही लिखना पड़ेगा ना। तो कौन सा यूज है, देख लो, ये वाला यूज होगा यहाँ पे कॉस ए माइनस बी वाला यूज होगा। कॉस ए माइनस बी में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस, ठीक है, जब माइनस होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है, साइन ए साइन बी, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ना ऊपर, ये प्लस में आ रही है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। इसको लिख दिया तो मिटाना नहीं चाहते, लेकिन ये एक फार्मूला होता है, लेकिन ये फार्मूला और इस फार्मूले का यूज हो रहा है, तो ज़्यादा है तो इसको मिटा दो। वैसे मिटाने ये फार्मूला यहाँ पे ये नहीं यूज हो रहा ना, अगर ये माइनस वाला केस कहीं पर आता तो बन जाता, कहीं माइनस का आया ही नहीं है, ये प्लस का आया दो जगह पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दोनों जगह पे ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलो अब लगाओ यहाँ पे, जब इसमें लगाएंगे मैट्रिक्स में तो ये इक्वल मैट्रिक्स के लिए दूसरी, चलो तो यहाँ पे क्या आएगा, देख लो ऊपर देख लो, ये क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ पे क्या है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही वाला तो है। तो यहाँ पे ए की जगह कितना है, ए की जगह अल्फा है और बी की जगह अल्फा बाई 2 है, इसका मतलब क्या, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का मतलब हुआ अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, डिवाइड में क्या है, कॉस अल्फा बाई 2, ये तो था ही पहले ही से, यहाँ पे देख लो ये अल्फा बाई 2 था ना नीचे। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो, इसमें सेकंड पार्ट में इसमें क्या है, साइन अल्फा, यहाँ से ले लो साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो इसको कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस जैसे है वैसे ही लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए क्या है, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा। ठीक है, ये क्या डिवाइड क्या रहेगा, वही रहेगा जो है यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2। अब दूसरे इसमें आ जाओ, तीसरे वाले में नीचे देखो, यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगेगा, इसमें साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, सॉरी अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लगेगा, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2, देख लो सब यही है। ठीक, इसमें ये वाला है, इसमें यही लगेगा ना, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, कॉस ए माइनस कॉस बी वाला, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी वाला। तो चलो अब इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ से क्या है, अल्फा माइनस, इसका जब एलसीएम लोगे तो 2 अल्फा माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइड में क्या है, कॉस अल्फा बाई 2। ठीक, इसका तो काम हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का साइन अल्फा बाई 2, माइनस बाहर निकालोगे तो इस वजह से ये आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस अल्फा बाई 2। चलो इससे नीचे आओ, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर भी माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई
यहाँ पे क्या बचेगा, cos अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2। अब इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा आपस में, ये इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 1, सॉरी 1 प्लस का, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब मिला लो, दोनों इक्वल हैं जो पहले हमने निकाला था, तो 1 प्लस आ रहा है, ये कैसे हो सकता है, अच्छा इसमें सीक्वेंस सेम है ना, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ लिख दिया, एक का सीक्वेंस सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे साइन अल्फा बाई 2, यहाँ पे इसका सीक्वेंस ये है ना, ये यहाँ पे हम लोगों ने क्रम उल्टा कर दिया, नीचे वाले में सही है, ऊपर वाले में उल्टा था, तो यहाँ पे आपका ये 2 जो है डिवाइड में इसके साथ आएगा, क्योंकि उसका सीक्वेंस सही था ना, इसमें दिक्कत ही नहीं थी, ये इधर नहीं आएगा, डिवाइड इसके साथ आएगा, डिवीजन ये, ठीक, तो ये इसके साथ ही आएगा, ठीक। इसको करो तो यहाँ पर से ये जो है माइनस हट जाएगा, जब ये माइनस हट जाएगा तो यहाँ से भी माइनस हट जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, तो हमारे पास क्या है, LHS बराबर RHS आ गया, आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कौन सा फार्मूला, ये है माइनस, यहाँ से ले लोगे साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2, तो एक वैल्यू यहाँ पे ये है ना अल्फा, और उसमें क्या था, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक वैल्यू कितनी है, अल्फा बाई 2, इस वजह से, तो हमारे पास LHS बराबर RHS, यही हमको प्रूव करना था, इसके बाद कुछ करना ही नहीं, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ो, अब क्या है क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा 18 हो गया, 19वां आ जाओ। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये थोड़ा थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें देख लो क्या कहता है। इसमें कहता है कि एक ट्रस्ट है जिसमें 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, जिसके लिए 2 डिफरेंट बॉन्ड का यूज किया जाता है, मतलब कोई ट्रस्ट है उसमें 30,000 इन्वेस्ट करने हैं, 30,000 ये हैं, उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग बॉन्ड को लेते हैं, ठीक है। पहला जो बॉन्ड है उसके लिए हमको 5% का इंटरेस्ट मिलता है 1 साल का, जबकि दूसरा बॉन्ड है उसके लिए हमको 6% का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, सॉरी 7% का पर ईयर। अब यूजिंग करना है आपको मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का यूज करना है, किस रूप में यूज करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। देखो सिंपल क्या है क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का है, लेकिन हमको यहाँ पे यूज क्या करनी है, मैट्रिक्स, क्वेश्चन में लिखा है, तो हमको करना होगा मैट्रिक्स के तरीके से। अब आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड, मतलब 30,000 को हम कैसे डिवाइड करें एमंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 टाइप्स के जो बॉन्ड है उनके लिए कैसे डिवाइड करें। कि पहला, इफ द ट्रस्ट फाउंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट। देखो हमको क्या करना है, जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है उसके लिए अमाउंट कितना है मेरे पास, 30,000। कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो आपसे कह रहा है कि इसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कि पहली बार हमको 18,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाए और दूसरी बार 2,000 का मिल जाए। तो पहले बार में जो इन्वेस्ट करेंगे उसमें कितना कितना अमाउंट अलग अलग इन्वेस्ट करें, दूसरी बार में कितना कितना अमाउंट अलग इन्वेस्ट करें, तो बस इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक जो इंटरेस्ट, जो अमाउंट पहले बॉन्ड में हम लगा रहे हैं वो एक्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहले बॉन्ड में जो लेट क्या करेंगे, एक्स इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट लेट एन इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड है उसमें हम कितना इन्वेस्ट करते हैं, एक्स अमाउंट, ठीक है।
अगर हम पहले बॉन्ड में एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे तो टोटल हमारे पास कितना है 30,000। तो अगर एक्स अमाउंट निकल जाएगा तो जितना रिमेनिंग बचेगा वो सेकंड में इन्वेस्ट कर देंगे। इसलिए क्या आएगा, इसलिए आपके पास आ जाएगा इन सेकेंड इन सेकेंड, ये देखो, इसलिए इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड, इसलिए इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक्स अमाउंट तो हमने फर्स्ट में इन्वेस्ट किया है, टोटल हमारे पास 30,000 है, तो कितना बचा 30,000 में से अगर हम एक्स अमाउंट हटा दें तो जो बचेगा वही हम इन्वेस्ट कर देंगे उसमें सेकेंड बॉन्ड में। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, मैट्रिक्स के रूप में लिखना होगा। तो हमारे पास जो इन्वेस्ट करने की अमाउंट है, फर्स्ट अमाउंट और सेकेंड अमाउंट, इन्वेस्ट करने का जो फर्स्ट अमाउंट है और सेकेंड अमाउंट है उसको मैट्रिक्स में लिख देते हैं। तो मैट्रिक्स में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो पहला अमाउंट लिख दो, पहला अमाउंट कितना है एक्स है, मैट्रिक्स में लिख रहे हैं, दूसरा अमाउंट कितना है 30,000 में माइनस कर दिया हमने एक्स, तो ये हमारा मैट्रिक्स रूप हो गया इसका, इसको हमने मैट्रिक्स में लिख दिया। ठीक, ये तो अमाउंट का हो गया, कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है उसको मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। तो ये क्या है तुम्हारा मैट्रिक्स रूप में। अब हमें क्या करना है, इसको पहले कितने परसेंट पे देना है, 5% पे, दूसरा कितने परसेंट पे देना है, 7% पे। तो पहला अमाउंट हम क्या करते हैं 5% पे इन्वेस्ट करेंगे, दूसरा अमाउंट 7% पे। समझ रहे, पहले अमाउंट के लिए हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है 5% का है, सेकेंड अमाउंट के लिए कितना है 7% का है। तो जैसे हमने अमाउंट को मैट्रिक्स में लिखा वैसे ही हम किसको लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को, सॉरी परसेंटेज को। तो देखो अब हमको मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, जब हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर आना चाहिए। समझ रहे, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे देख लो, इसको हमने क्या लिख दिया, रो वाइज लिख दिया है। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें कितने कॉलम है, कितनी रो है, 2 हैं, कितनी रो है 2, सॉरी 1 रो है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो होता है ना, तो 1 रो है केवल। कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 हैं, एक कॉलम ये है एक कॉलम ये है, वर्टिकल, जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 2। ठीक है, तो हमने बताया कि जब किसी भी चीज़ किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास पहली जिससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ए और बी का, अगर ए और बी का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सीक्वेंस यही होना चाहिए ए इंटू बी। तो ए मैट्रिक्स जो है उसका जो कॉलम है और जो बी मैट्रिक्स है उसकी जो रो है ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं होंगी तो उनका मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको हमने लिख दिया है रो वाइज। अब जो जिस परसेंटेज में हमको इन्वेस्ट मिल रहा है, जिस परसेंटेज में अमाउंट मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज लिख देंगे। इस वजह से हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज कितना हमारे पास है, एक 5% है एक 7% है। तो जो परसेंटेज इंटरेस्ट पेड हो रहा है हमको, इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर दो। ठीक है, इंटरेस्ट पेड बाय, पहला पेड बाय फर्स्ट बॉन्ड में कितना इंटरेस्ट पेड हो रहा है 5% का, एंड ये इंटरेस्ट जो हमको मिल रहा है पर ईयर का मिल रहा है ना, तो इसको लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे ये कहाँ से आ गया, तो ये पर ईयर लिख दो या ना लिखिए 5% पर ईयर। ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेड बाय इंटरेस्ट पेड बाय सेकेंड बॉन्ड में कितना हो रहा है 7% का, ये भी पर ईयर के रूप में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका इंटरेस्ट पेड हुआ है इसको लिख देना है। ठीक, चलो फिर अब हमको क्या करना है, देखो जो इंटरेस्ट से हमको मिला पर ईयर में उसको मैट्रिक्स रूप में लिखना है। तो इंटरेस्ट, जैसे हमने उसको अमाउंट को लिखा, जितना अमाउंट हमने पे किया, इंटरेस्ट पर ईयर इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन
मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। हमने आपसे बताया कि हमने जो जो पैसा लगाया है फर्स्ट अमाउंट और सेकंड अमाउंट, उसके लिए कॉलम का रो का यूज किया था। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कॉलम वाइज लिखेंगे। यानी 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड बाई 100। परसेंटेज को जब हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, जो हम इतनी देर से बक रहे थे मुँह से, कि हम इसको कॉलम वाइज लिखेंगे, सॉरी, हाँ, इसको वर्टिकल लिखेंगे, जबकि इससे पहले वाला अमाउंट हमने हॉरिजेंटल लिखा था। देख लो यहाँ पे x और 30,000 में x घटाया तो ये हॉरिजेंटल लिखा गया है, ठीक है। और ये जो लिखा गया है ये वर्टिकल लिखा गया है, यानी कॉलम वाइज लिखा गया है। ऐसा इसलिए लिखा गया है कि हमने आपको बताया कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं हम, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमको करना है तो क्या करना होगा कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। अगर इसको भी हम रो वाइज लिख देते तो क्या होता, पहले मैट्रिक्स का कॉलम कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर ना आ पाता, इस वजह से हमारी दिक्कत आ जाता। तो अब इसमें कितनी रो हो गई, एक रो तो ये हो गई, एक रो ये हो गई, दो रो, कॉलम कितने हो गए, एक कॉलम हो गया। तो हमारे पास ये ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 1। अब हमारे पास क्या हुआ, ये दो बराबर है इस दो के, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई हो सकता है, इस वजह से हमने ऐसे लिखा है। तो ये मत सोचना कि ये उसको ऐसे लिख दिए इसको ऐसे लिख दिए, कुछ कंडीशन होती है इस वजह से, और हमको मैट्रिक्स के रूप में ही सॉल्व करना है। तो बस अब हमें क्या करना है, जो इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% का, 7% का, और कितने अमाउंट पे मिल रहा है, x और 30,000 माइनस एक्स। अब इन दोनों में जो इंटरेस्ट मिल के आया है, हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि इंटरेस्ट जो इन दोनों से मिल रहा है वो ये मिल रहा है। पहले बार में 1800 रुपये, दूसरी बार में 2000 रुपये। तो पहले क्या करेंगे, 1800 को बराबर कर देंगे। अब इसलिए सोल्यूशन ए में कितना दिया है, इंटरेस्ट जो दिया गया, इंटरेस्ट क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाइंग, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट x 30,000 में से x घटा के सेकेंड अमाउंट आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा, 5 डिवाइड बाई 100, 7 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, ये हमारा आएगा 1800 के बराबर, क्योंकि पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसने बोला है कि इंटरेस्ट जो है इतना आ रहा है। अब इसमें बस सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, एक्स की वैल्यू निकल आएगी तो दूसरा अमाउंट भी निकल आएगा, जितना एक्स आएगा उसको 30,000 में घटा देंगे तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करें, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई जो प्रोसेस होता है किसका, मैट्रिक्स का, उसका यूज करते हैं। चलो फिर करते हैं यूज। तो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, पहली मैट्रिक्स का कॉलम, सॉरी रो, ये रो हो गया, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, कॉलम ये हो गया, इनका मल्टीप्लाई होता है। चलो करो, जब करेंगे तो क्या आएगा, पहले एलिमेंट का पहले के साथ, यानी 5x डिवाइड बाई 100, ठीक। अब यहाँ पे देख लो, इसका इसके साथ प्लस 30,000 का किसके साथ होगा, 30,000 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 7 डिवाइड बाई 100, बराबर आएगा 1800, ठीक है। अब मैट्रिक्स है तो इसको भी मैट्रिक्स में ही लिखो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब मैट्रिक्स हटा दो या फिर दोनों को बराबर कर दो, मैट्रिक्स हटा दो यहाँ से, जब हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x डिवाइड बाई 100 प्लस यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर दो पहले, ठीक, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21,000, यानी 30,000 तो ये था, ये 2,21,000, सॉरी 2,10,000, ठीक है, माइनस का 7x, ठीक। डिवाइड किससे करोगे, 100 से, माइनस आया ना, माइनस ही आएगा, चलो माइनस ही आएगा, जब माइनस आ रहा तो क्या कर सकते हो,
ये क्या है, ये 1800 के, ठीक, ये 1800, ये क्या है 1800। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये 100 एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो 5x है, एलसीएम लोगे दोनों में 100 है, दोनों में 100 तो कोई मतलब नहीं। यहाँ 5x है प्लस का, यहाँ माइनस का 7x, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2x प्लस का 21, 2,10,000, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1800 से, ये 1800 है, 18,000 नहीं है। यहाँ पे गड़बड़ी मत करो नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये बराबर किसके आ जाएगा, इसको 2 जीरो और मिल जाएंगे तो ये 1,80,000 आ जाएगा। अब इसमें घटा दो, तो ये 2x को उधर ले जाओ, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 3,000, सॉरी 30,000, 30,000 तो बचेगा। ये 1,80,000 है और ये 2,10,000 है, तो इनमें घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो तो आ ही जाएंगे, ठीक। इसके बाद 21, यहाँ पे 3,000 बचेगा, ठीक है, ये 3,000 बचेगा, जब घटाएंगे तो 3,000 तो बचेगा, 3 जीरो रहेगा, ठीक है, 3 जीरो, और ये चौथा इसमें से घटाओगे तो ये कितना, 200, अच्छा 1 जीरो और है ना इसमें, 1 जीरो इसका और है, कहाँ गया, गड़बड़ मत करो, 4 जीरो हो जाएंगे ना इसमें, इस वजह से गड़बड़ हो रहे, तो 4 जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आएगा तो 4 जीरो रखो, 30,000 ठीक तो था। यहाँ से एक्स वैल्यू कितने आ जाएगी, 15,000। तो जो पहला अमाउंट है वो 15,000 है, जो सेकेंड अमाउंट है वो भी 15,000 है, क्योंकि 30,000 का अमाउंट था। पहले केस में देख लो 15,000 आ रहा, तो फर्स्ट अमाउंट वो आपका 15,000 आ रहा, सेकेंड अमाउंट भी 15,000 आ रहा। क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर हमने माना था पहला अमाउंट कितना माना था, 15 एक्स माना था, एक्स वैल्यू कितनी आ गई 15,000, एक्स वैल्यू 15,000 आ गई, तो क्या हुआ, जो सेकेंड अमाउंट है, सेकेंड अमाउंट कितना था 30,000 में एक्स घटाना है, ये तो फर्स्ट अमाउंट आया। अब लिख दो फर्स्ट अमाउंट जो आया हमारे पास कितना आया, 15,000, ठीक है, इसलिए एंड सेकेंड अमाउंट जो आएगा, जो इन्वेस्ट किया गया बॉन्ड में, वो कितना आया, 30,000 में से 15,000 घटा दिए तो कितना बचा, वो भी 15,000 बचा, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब चलो क्वेश्चन नंबर अगला करो, मतलब इसी का सेकंड पार्ट, बी पार्ट में क्या बोला है, इसमें बोला है जहाँ 1800 मिल रहा था वहाँ पे 2,000 है, सेकंड कंडीशन में जहाँ 1800 मिल रहा था वहाँ पे 2,000 है। ये 1800 मिल रहा था ना, देखो कहाँ गया क्वेश्चन। अब इस बार क्या है 2,000, बस 2,000 लिखना है जहाँ 1800 लिखा था, तो बस कुछ नहीं करना है, सीधे जो है हम ये वाले पार्ट से, ये तो सेम ही आएगा, इसमें 1800 की जगह 2,000 लिख देते हैं, ठीक है, बाकी आप पूरा करेंगे। तो हम क्या करें, इसको लिख दें 2,000 के बराबर, यहाँ पे कितना आएगा, इसको 2,000 के बराबर करना है, यहाँ पे 5x डिवाइड बाई 100, ये तो ऐसे ही लिख देते हैं, ये कितना है 2,10,000 माइनस 7x, ठीक है, डिवाइड बाई 100। अब ये किसके बराबर कर दोगे, 2,000 के, ठीक, क्योंकि बाकी सेम प्रोसेस है, आप ये मल्टीप्लाई करके लिख के लाएंगे, यहाँ पे 2,000 आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखोगे यहाँ पे 2,000 लिखेंगे, ठीक, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो वही ना, तो हम सीधा आंसर निकाल देते हैं यहाँ से। चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 5x, फिर उसके बाद 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू, अब 100 को मल्टीप्लाई करो तो इसमें कितना आ जाएगा 20, 3 जीरो तो पहले ही है इसमें, 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, 3 2 5, 2 लाख ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू 10,000, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी 5,000। तो पहला अमाउंट कितना हो जाएगा आपका
5,000 का, दूसरा अमाउंट 25,000 का। तो सेकेंड केस में फर्स्ट अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया है वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 5,000 एंड सेकेंड अमाउंट जो हो जाएगा वो 30,000 में से क्या करोगे, घटा दोगे, 30,000 माइनस 5,000, तो ये हो जाएगा 25,000। यही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर, ये तो आ गया 25,000 और 10,000। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, ये करते हैं 20वां। इसमें देख लो, देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यहाँ तक है केवल। ये जो बाकी की लाइनें लिख गई हैं, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से जो लिखा हुआ है कंटेंट अलग से, ये क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का है। तो हमको क्वेश्चन नंबर केवल इतना ही पढ़ना है यहाँ तक, एल्जेब्रिक। ठीक है, ये हमको अलग है। ये क्वेश्चन नंबर किसका है, 21 और 22 का शुरू है, क्या बोला गया है, तो ये याद रखना, ये नहीं पढ़ना है इसमें। ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 21 है। जितना ब्रैकेट में बंद है, ये जो बॉक्स में बंद कर दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की लैंग्वेज है। ठीक है, इसको बाद में मतलब जब वो क्वेश्चन करेंगे जब करेंगे। अब इसमें देख लो, इसमें कह रहा है कि द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल। ठीक है, उसमें क्या है कि बुक शॉप है जिसमें से 10 दर्जन, एक दर्जन में कितनी होती है, 12, यानी 10 दर्जन जो है वो केमिस्ट्री की बुक है, डजन, और 8 डजन जो है वो फिजिक्स की। ठीक है, और जो 10 डजन है, डजन का मतलब होता है कि दर्जन, वो कितना है, इकोनॉमिक्स की हैं। तो यानी 10 दर्जन आपकी केमिस्ट्री की हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की हैं और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक हैं। अब इसके साथ साथ इनका सेलिंग प्राइस भी बताया गया है कि जो केमिस्ट्री की है उसको 80 रुपये में बेचा जाएगा, जबकि 80 में बेचते नहीं ना, वो लोग तो ज़्यादा में बेचते हैं, लेकिन चलो जो कि जैसा कह रहा है वैसे करो। और जो फिजिक्स की है उसको 60 रुपये में बेचा जाएगा, और जो इकोनॉमिक्स की है वो 40 रुपये में बेची जाएगी। ये आपका रेट भी दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि ठीक, फाइंड करना है टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। मतलब आपको क्या अमाउंट कितना हमने सेल किया है ये आपको बताना है, लेकिन यूज किसका करना है, मैट्रिक्स का। ठीक है, अगर मैट्रिक्स का यूज नहीं करोगे तो आप ऐसे निकाल दोगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको मैट्रिक्स फार्मूले का यूज करके ही इसको सॉल्व करना है। तो चलो फिर करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जो हमको गिवन है उसका यूज। अब इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 20। तो इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है, देखो ये हमेशा याद रखना, जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या करना होता है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे की रो के बराबर होना चाहिए। ये बात अगर याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये बात नहीं याद होगी तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक, सबसे पहले हमारे पास जो वो दी गई है, क्या बुक दी गई है, कितनी कितनी है, आपसे बोला गया है कि 12 दर्जन बुक है केमिस्ट्री की। टोटल बुक देखो, पहले हम टोटल बुक निकाल लेते हैं। टोटल बुक्स, पहले टोटल बुक्स किसकी निकालेंगे, केमिस्ट्री को सी से लिखते हैं। ठीक है, कितना बोला गया है, केमिस्ट्री की 10 दर्जन है, 10 दर्जन है और एक दर्जन में कितनी होती है, 12, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 120। अब फिजिक्स को पी लिखेंगे, फिजिक्स की कितनी है 8 दर्जन, और एक दर्जन में कितना होता है, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 अट्ठे 96। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स ई से लिख दो। इसकी टोटल बुक्स कितनी है, क्योंकि बोला है इसमें 10 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है, 12, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो हमारे पास पता चल गया कि कितनी कितनी बुक हैं। तो टोटल बुक को हम मैट्रिक्स रूप में लिख देते हैं। टोटल बुक्स जो कि सेलिंग के लिए हैं, टोटल बुक्स जो हमारे पास हैं इनको सेलिंग करना है, कितनी आ गई, इनको मैट्रिक्स में लिख दो। टोटल बुक्स जो आ गया मैट्रिक्स रूप में कितना आ गया,
120 ये किसकी है, केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की 96 है, और जो उसकी इकोनॉमिक्स की है 120 है। देखो ये इसको मैट्रिक्स रूप में लिख दिया हमने, टोटल बुक्स का मैट्रिक्स रूप, इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये लिख दो, लाइन तो ज़्यादा सही रहेगी, टोटल बुक्स इन मैट्रिक्स तो इसको लिखो, ठीक है, टोटल बुक्स इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख दो भैया, कहाँ गया पेन, ये वाला है, टोटल बुक्स इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ये इक्वल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका जो प्राइस है, देखो इसका जो ऑर्डर हो गया क्या हो गया, 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3 का मतलब हुआ कि रो कितनी है, 1 है, कॉलम कितने हैं, 3 है, तो 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3 ये ऑर्डर हो गया। अब हमें क्या करना है, प्राइस को कैसे लिखना होगा, प्राइस को लिखना होगा, किस रूप में लिखना होगा, प्राइस को हमको लिखना होगा, ऐसा लिखना होगा कि प्राइस जो है हमारा, इसको तो हमने 1 क्रॉस 3 के रूप में लिखा, अब प्राइस को हमको लिखना होगा 3 क्रॉस 1 के रूप में। 3 क्रॉस 1 के रूप का मतलब ये हुआ कि इसको हमने हॉरिजेंटल लिखा है, अब उसको वर्टिकल लिखेंगे। वर्टिकल क्यों लिखेंगे, अगर वर्टिकल नहीं लिखेंगे तो हमारे पास पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं आ पाएगा, इस वजह से हमको लिखना पड़ेगा। तो लिख दो, प्राइस ऑफ बुक्स इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसमें भी फॉर्म लिख दो, ठीक है। देखो प्राइस हमको गिवन है, कितना प्राइस दिया है, प्राइस हमको दिया गया है कि फिजिक्स के लिए आपको देना है कितने, 80 रुपये, सॉरी केमिस्ट्री के लिए 80 रुपये है, फिजिक्स के लिए कितना है, 60 रुपये है, और इकोनॉमिक्स के लिए 40 रुपये। इसको हमको इस ऑर्डर में क्यों लिखा है, ये बार बार हम बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, लेकिन क्या करना है आपको, एक को लिखना है तो हॉरिजेंटल लिखेंगे और दूसरे को वर्टिकल लिखेंगे, जिससे ये हो कि दोनों का जो सेकंड का कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो के बराबर आ जाए। तो ये 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर हो गया, क्योंकि तीन रो है, एक कॉलम है, तो यहाँ पे 3 इसके 3 के बराबर आ गया। अगर ये ऐसा नहीं बना पाएंगे तो इनका मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे ना, इस वजह से ये जरूरी है। बस अब हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल बुक्स, जितनी भी बुक हैं अगर उनको हम सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा अमाउंट, ये चलो यहाँ पे 12096 120, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो इनका, कितना, 80 60 और 40। अब ये जो अमाउंट निकल के आएगा वही हमारा आ जाएगा। चलो फिर करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो, ये हमारी रो हो गई और ये कॉलम हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, करो फिर मल्टीप्लाई। तो क्या है, 120 का 80 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, 12×8 = 96, तो 96 2 जीरो हो जाएंगे ना, प्लस 96 100। अब 96 का 16 के साथ मल्टीप्लाई करो तो एक जीरो तो आएगा ही, तो जीरो, फिर उसके बाद क्या होगा, 36 के लिए 6 आएगा, और 9×6 = 54, और 54 और 3 58, कितना आ जाएगा, 54 3 57, सॉरी 57, तो ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देख लो, 12×4 = 48, ये 4800 आ जाएगा, ठीक।
अब इनको सबको ऐड कर दो, वही आंसर है हमारा। तो 96 कितना है, 0 0 0, एक तो 0 आ जाएगा, 0 6 और 0 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, ये वाला 6 आ गया ना। यहाँ पे देखो 6 7 13, 13 और 8, 13 और 8 होता है 21, ये 0 सॉरी 21 की 1 आ जाएगी, कैरी गया 2, 2 11, 11 5 16, 16 4 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट, ये रहा टोटल अमाउंट आंसर। ठीक है, तो कैसे करना है, करने का तो तरीका है कि आप क्या करें, या तो हॉरिजॉन्टल उसको मान ले प्राइस को, और वर्टिकल मानेंगे किसको, बुक्स को, या फिर उसको जैसे हमने माना वैसे करना है। एक को वर्टिकल मानना है, एक को हॉरिजॉन्टल मानना है, इस वजह से है क्योंकि अगर दोनों को हॉरिजॉन्टल या दोनों को वर्टिकल मान लोगे तो जो हमारे पास मल्टीप्लाई की कंडीशन होती है कि पहले का कॉलम दूसरे की रो के बराबर होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो कहाँ से आंसर आ पाएगा, इस वजह से एक को ये करना होगा। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 22 और सॉरी 21 और 22 ऑब्जेक्टिव है, इसको देख लेना है। तो इसके लिए देख लो पहले जो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है वो लिखना जरूरी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एज्यूम करना है कि x y z w एंड p मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स दी गई है इसको हम लिख भी लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ऊपर ही लिख दें यहाँ पे। अब नीचे ले जाएंगे तो फिर जगह ऊपर आना पड़ेगा, तो कहाँ लिखें इसके लिए, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, ऊपर ही लिख देते हैं, फिर नीचे उतार लेंगे बाद में। यहाँ पे देखो जो कंडीशन हमको दी है क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए, 21 एंड 22 के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, एक्स मैट्रिक्स है, इसके विषय में बताया जा रहा है जो एक्स मैट्रिक्स है आपकी, जो भी एक्स मैट्रिक्स है, इसके लिए क्या बताया जा रहा है, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 क्रॉस n है। तो इसका ऑर्डर यहाँ नीचे लिख दो, 2 क्रॉस n, ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया जा रहा है, जो y मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस k है। y मैट्रिक्स लिख दो, इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस k है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया जा रहा है, z मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे z लिख दो, z मैट्रिक्स का है 2 क्रॉस p है, ठीक है, ये 2 है, z नहीं है। अब यहाँ पे जो अगला कौन सा मैट्रिक्स है, w के लिए क्या है, w के लिए क्या है, ये n क्रॉस 3 है, w n क्रॉस 3 है। अब ये क्या है, p मैट्रिक्स है, p मैट्रिक्स के लिए क्या ऑर्डर है, इसके लिए ऑर्डर है हमारे पास p क्रॉस k, p क्रॉस k, ठीक है। इसको अब नीचे भी लिख देते हैं जिससे वहां पे क्वेश्चन के बाद आना पड़े, तो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक। इसको रफ कर दो, यहाँ पे रफ नहीं करते हैं, यही लिखते हैं। नीचे देखो जो क्वेश्चन में हमको बताया गया है, क्या बताया गया है, एक्स के विषय में बताया गया है, इसका ऑर्डर कितना है एक्स का, एक्स का ऑर्डर हमारे पास निकल गया है 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n, ठीक है। y के लिए ऑर्डर क्या बताया गया है, y मैट्रिक्स के लिए 3 क्रॉस k, तो वो मैट्रिक्स है तो इसको मैट्रिक्स रूप में भी लिख सकते हो यहाँ ऐसे ब्रैकेट में, फिर ऑर्डर बाहर लिख दें, कोई दिक्कत ना होगी जिसमें। यहाँ पे क्या है, y का 3 क्रॉस k, 3 क्रॉस k। अब z के लिए देखो, इसको ऐसे लिख दो, z के लिए क्या ऑर्डर बताया जा रहा है, z के लिए बताया जा रहा है 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p, ठीक है। अब w, z के बाद क्या है, w के लिए, w के लिए ऑर्डर क्या है, n क्रॉस 3, n क्रॉस 3, n क्रॉस 3। अब एक मैट्रिक्स p है, इसके लिए ऑर्डर क्या है, p क्रॉस k, शायद देख लो, p क्रॉस k, ठीक है, p क्रॉस स्मॉल p होगा यहाँ पे k, सब जगह स्मॉल p होगा जहाँ पर ऑर्डर है, ये स्मॉल p है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो जरा भैया, ये देख लो भैया, अब हमें क्या करना है, जो आंसर सही है उसको चूज करना है।
21 और 22 के लिए ये हमारी कंडीशन दी गई है। ठीक, इसमें देखो 21 क्वेश्चन देखो क्या है, ये कंडीशन लिखना जरूरी था, अगर कंडीशन नहीं लिख पाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना। देखो इसमें कह रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी एन के एंड पी सो डैट, आपको क्या बताना है कि पी और वाई का जो मल्टीप्लाई करते हैं प्लस डब्ल्यू और वाई का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, तो चलो हम करते हैं यहाँ पे कलर चेंज करके, जो हमको दिया है पहले उसको लिखते हैं। कलर चेंज करना है, कौन सा ले लें भैया, कोई सा भी ले लो, ये वाला ले लो, नीला ले लो। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, P इंटू वाई करना है, ये मैट्रिक्स है दोनों, ये मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है। इसको रफ करो यहाँ पे जरा, थोड़ा ऊपर कर देना इसको, ज़्यादा ही ऊपर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स P और मैट्रिक्स Y, इनका मल्टीप्लाई होगा प्लस, दूसरा बता रहा है कि मैट्रिक्स W और मैट्रिक्स Y, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देख लो, जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका ऑर्डर हमको देखना होता है, जब तक ऑर्डर नहीं पता जब तक हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैट्रिक्स P, यहाँ पे मैट्रिक्स P लिखो और इसके नीचे ऑर्डर लिखो, इसका ऑर्डर क्या है, P का P स्मॉल p इंटू के, ये जरूरी है, अगर ये नहीं लिख पाओगे तो फिर समस्या आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ, तो y के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो y का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस k। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, W मैट्रिक्स है उसको लिख दो, W मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे देखो n क्रॉस 3, और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ, y कहाँ है, y यहाँ है, y का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस k। अब देखो भैया जी, भैया ये देखना है आपको, जो आपसे ऑप्शन दे रहा है उसके लिए देखो, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कब हो सकता है, P और Y का मल्टीप्लाई उसी कंडीशन में हो सकता है। कलर चेंज कर रहा हूँ, देख लो भैया, भैया जी देखो, P और K का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है, P और Y का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब इसका कॉलम क्या है, इसका पहले P मैट्रिक्स का K है और Y मैट्रिक्स का रो कितना है इसका, 3 है, यानी K बराबर 3 होगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो ये संभावनाओं के लिए हमको ये करना होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है, अब तो ये K वैल्यू हमको पता चल गई कितना आएगी, 3 आएगी। ठीक, जब K की वैल्यू 3 आएगी, ये क्या है, ये हमारे पास 3 है। ठीक, अब यहाँ पे K की वैल्यू हमको 3 पता चल गई, जब K की वैल्यू 3 पता चल गई तो अब हमें क्या करना है, ऑप्शन देखना है। तो K तो 3 आना चाहिए, तो K बराबर 3 आना चाहिए, पहला तो बात सही हो गई। तो यहाँ पे K इज आर्बिट्रेरी, ये तो गलत हो गया क्योंकि K हमारे पास 3 आना चाहिए, K इज 3 यहाँ पे ठीक है। अब इसका क्या है, K यहाँ पे 3 नहीं है तो ये भी ऑप्शन गलत आ गया। अब यहाँ पे देखो N के विषय में, ठीक, इतनी तो कंडीशन सही हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इनका ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लो, K बराबर 3 आ गया, ये याद होना चाहिए, K बराबर 3 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है। ठीक, अब हमें क्या है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होके कुछ आया, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई हुआ किसका, P मैट्रिक्स का और Y मैट्रिक्स का, तो इनका मल्टीप्लाई हो गया तो एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक, फिर उसके बाद W और Y का मल्टीप्लाई हुआ तो इनका भी एक मैट्रिक्स बन गया, W और Y। ठीक, इनका भी एक मैट्रिक्स बन गया, इनका सबका एक टोटल मैट्रिक्स बन गया। ठीक, ये जो 3 निकाला इसको अलग लिख दो, K बराबर 3 आएगा, ये कंफर्म हो गया, इसको हम अलग लिख देते हैं क्योंकि इसके साथ मैच नहीं करना चाहते ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, K बराबर हमारे पास 3 आ गया, ये आना चाहिए, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे दोनों का 3 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अब हमें क्या बताया कि अगर ये तो हमारे क्या मैट्रिक्स है,
P और ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, P और K का, जब P और Y का मल्टीप्लाई हुआ तो एक मैट्रिक्स बना, W और Y का मल्टीप्लाई, W और Y मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ तो एक हुआ। अब इनका टोटल करके एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, ठीक। एक मिनट, टोटल करके एक मैट्रिक्स बनेगा। उससे पहले देखो, एक कलर चेंज करके जिससे दिक्कत ना हो। अब ये क्या है, इनका और इनका, ये जो मैट्रिक्स बन के आई है, ये दो मैट्रिक्स बन के आई हैं, इन दोनों का एडिशन करना है। इनका ऑर्डर कितना है, इनका ऑर्डर कितना आएगा, ये अंदर वाला हटा दो। चलो, इनका ऑर्डर कितना आएगा लिखो। हमारे पास क्या है, इसका इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये तो बराबर हो जाएगा, के और 3, तो ये दोनों हट जाएगा। ऑर्डर क्या बचता है, ये जो बराबर होता है वो हट जाता है, इसको हटा दोगे, जब मल्टीप्लाई होके आएगा तो ये दोनों हट जाएंगे, और जो ये बचेगा यही ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, P क्रॉस K, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इनमें क्या है, ये दोनों हट जाएंगे, ये वाले तो हट ही जाएंगे। इसका ऑर्डर क्या बचेगा, जो बचता है वही ऑर्डर होता है, ये और ये। यानी जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सेकंड का रो, सॉरी सेकंड का रो और फर्स्ट का कॉलम, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं ये दोनों हट भी जाते हैं, हट जाएगा, जो रिमेनिंग बचता है वही हमारा ऑर्डर होता है, जो नेक्स्ट निकलती है। यानी जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा, n क्रॉस k, n क्रॉस k, ये बचा हमारे पास। यानी इसका ऑर्डर क्या आ गया, n क्रॉस k, और इसका ऑर्डर आया p क्रॉस k। अब हमने बताया दो मैट्रिक्स का जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है कि वो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं है तो कभी भी उनका मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। दो मैट्रिक्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होना चाहती हैं तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। यानी k बराबर n, ठीक, और p बराबर n, सब बराबर होना चाहिए। k और p सब आपस में बराबर होंगे तभी बनेगा। यानी p बराबर k और n बराबर k, सब बराबर होंगे, यानी p बराबर k बराबर n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 1, यह क्या आएगा, p बराबर k बराबर n। अब ये न जाना कि वहाँ k की वैल्यू 3 निकाली है तो इसका k यहाँ पर रखें, उससे मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ उसका अलग कॉन्सेप्ट था। बस जो भी वैल्यू आएगी p और k की, n की, सबकी बराबर आएगी। तो 3 एक हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ऑप्शन ये हो गया आपका। इसमें दो कॉन्सेप्ट लगे। पहला कॉन्सेप्ट ये लगा कि जब दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा कि जब दो मैट्रिक्स का एडिशन किया जाता है तो क्या होता है, एडिशन करने पर दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि सब बराबर होने चाहिए, p बराबर k बराबर n। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्टिव था लेकिन कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये हो गया तो जगह तो खत्म हो गई यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर हमको ये भी करना है। अब इसके लिए देख लो, इफ n बराबर p देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये बताना है। चलो फिर इसको भी कर लेते हैं साइड पे। वैसे इसको रफ करने के लिए तो मन नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी पड़ जाएगी, रफ करना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया है तो इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कर देते हैं, या फिर देखते हैं अगर हो जाता है इसमें इतने पार्ट में तो फिर रफ नहीं करते। तो जो जितना अब हम ग्रीन से लिखेंगे अब वो सब हमारा क्या होगा, वो क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन होगा। जुगाड़ बना लिए हैं, बाकी देखते हैं, अगर नहीं हो पाएगा तो इसको रफ करेंगे। चलो करो फिर। इसमें कह रहा है कि इफ n बराबर p है, n और p बराबर है, ठीक है, n p बराबर है, ठीक, n बराबर p, यानी यहाँ पे स्मॉल n बराबर p है। ये देखो, ये इधर ना लिखो तो कहोगे ये तो उसका था क्या, n बराबर p है, स्मॉल n बराबर p, ठीक। तो हमें देखना है। अब देखो 7, ठीक, मैट्रिक्स x लिख दो। अब x का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस n, ठीक है, माइनस 5 मैट्रिक्स z। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास है, z का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर तो ये था x का 2 क्रॉस n, z का कितना है 2 क्रॉस p,
2 क्रॉस p। अब हमने क्या बताया, इसने बताया कि n बराबर p है, n बराबर p है, और ये दो मैट्रिक्स का अगर हमको क्या करना होता है, दो मैट्रिक्स का अगर हमको, दो मैट्रिक्स अगर आपस में हमको क्या करनी होती है, एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो उसमें क्या होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो n बराबर p है, n बराबर p है, और ये जो 2 है आगे ये भी ले लो, तो क्या आ गया, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। n बराबर p आना चाहिए, ठीक, और 2 आना चाहिए। तो आपसे ये क्या पूछना चाहता है, इज ऑर्डर, इसका अच्छा ऑर्डर पूछना चाहता है। तो बस कोई दिक्कत नहीं, जब ऑर्डर आएगा, तो जब इनका दोनों का ऑर्डर निकालना होगा तो क्या करते हैं हम, जब इनको एडिशन कर देंगे तो ये हट जाएंगे, तो जो रिमेनिंग बचेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जिनका ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस n, n क्रॉस 2, n सीक्वेंस बहुत जरूरी है, 2 क्रॉस n, ठीक है। जो पूछा उसमें बता दो, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, 2 क्रॉस n, यही तो बन रहा है मेरे पास। ये हट जाएगा तो ये क्या बचा 2, यहाँ पे बचा p, p बराबर n भी लिख सकते हो। तो और तो कोई है नहीं, अगर ऐसा भी होता आपके पास 2 क्रॉस p तो बन जाता, लेकिन p है नहीं, तो 2 क्रॉस n, क्योंकि ये हट जाते हैं ना जो बीच वाले होते हैं, मतलब इस सेकंड का, पहली का कॉलम सेकंड का रो हट जाता है, जो बचता है वही हमारा ऑर्डर बचता है। तो ये ऑर्डर बचा 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n, n बराबर p है, तो इसको लिख दिया हमने ये। तो ऑप्शन नंबर ए, ये तो इजी था, इसमें ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं थी। तो बस इसका कुछ करना ही नहीं, जैसा हमने समझाया ऐसे ही करना। ये लैंग्वेज वही लिखी है, हमने इसको आपको टेबल फॉर्म में बता दिया, मतलब बना के क्या करना है। देखो ये एक्सरसाइज तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास जो बचा अगले एक्सरसाइज, वो अगले लेक्चर से होगी, ठीक है। चलो अब करते हैं, टाटा बाय बाय। देखो समझ में आ रहा है तो घंटी बजाएं, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स करें। भैया यूट्यूब महोदय आपसे भी निवेदन है कि आप भी मेरे चैनल में जो वीडियो पड़ी हैं उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है, ठीक है। जब पहुंचेगी नहीं तो कोई जज नहीं कर पाएगा ना। पैसे तो अभी मेरे पास हैं नहीं कि हम आपको दे पाएँ, हाँ बाद में आएगा तो आपको हम दे देंगे एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।